जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज़ आ रही प्रॉपर क्लियर सभी को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। बढ़िया है। एक बार आप मुझे कंफर्म करें कि ऑडियो और वीडियो दोनों ही प्रॉपर क्लियर है क्या। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही दोस्तों आपकी पढ़ाई। ठीक है। आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन संविधान सभा पढ़ रहे थे और संविधान सभा आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए चर्चाएं करें। जय हिंद। मैं बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे ना सभी लोग। ठीक है, बहुत शानदार, अद्भुत। मैं बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों, आप लोग बढ़िया हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लगातार कल संविधान की विकास यात्रा पे चर्चा कर रहे थे और आज मैं आपको उस विकास यात्रा से अवगत कराते हुए चलूंगा। हम एक एक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा है सर पीडीएफ। पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, आज आपको मिल जाएगी, है ना। हाँ, चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, बस ईमानदारी के साथ पढ़ते रहना है, सब पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक, तो कॉपी पेन ले लिए हैं, चलिए थोड़ा समझते हैं। ठीक, कल अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो कल मैं आपको इस विकास यात्रा से अवगत करा रहा था कि भाई हमारे देश में संविधान की विकास यात्रा कैसे रही और संविधान क्यों अंग्रेज भारत में किस तरीके से आए, है ना। अंग्रेज भारत में किस तरीके से आए, किस तरीके से भारत को गुलाम बनाया गया, यहां तक कि कल आपने बात सुन ली। आज इसी यात्रा को हम आगे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों के चंगुल से आजाद वगैरह हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं। आखिर संविधान की विकास यात्रा, हमें संविधान क्यों चाहिए था। क्योंकि एक समय आ गया जब दोस्तों हमें हर विषय वस्तु की भूमिका या आवश्यकता महसूस हो रही थी कि भाई अपन को ये भी जरूरत है, वो भी जरूरत है ना। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीजें बेहतर हुई और किस तरीके से एक संविधान निर्माण को हमने महत्वपूर्ण समझा और संविधान निर्माण की यात्राओं को हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें यहां पर पहले, फिर आप समझें। देखिए दोस्तों, संविधान सभा एक दिन तो बन नहीं गई होगी कि अचानक से एक दिन संविधान सभा आई और एक दिन संविधान सभा का गठन हो गया और यही संविधान सभा हमारे देश के संविधान का निर्माण करेगी। ऐसा तो हुआ नहीं रहा होगा, मतलब एक लंबी यात्रा चल रही होगी, उस यात्रा के तहत संविधान का निर्माण हुआ होगा। मतलब संविधान सभा को बनने पर भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया होगा। जैसे आप लोग घर में जा रहते हो, मान लीजिए आप लोग कहते हो कि पापा देखो, अगर हमारे 10th में नंबर अच्छे आ गए, 12th में नंबर आ गए, तो आप हमको गाड़ी दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, है ना। फिर आप लोग हर 2 महीने में, 1 महीने में, 4 महीने में प्रयास करते हो घर वालों के सामने, है ना। घर वालों ने मना कर नहीं नहीं कुछ नहीं दिलाएंगे, फिर मम्मी ने बोल दिया हाँ दिलवा देंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी बातों को रखते हैं, 100 बातें रखते हैं जिसमें से 4 बातें आपकी पूर्ण होंगी। उसी तरीके से दोस्तों संविधान सभा के बाद जो है वो अंग्रेजों, क्योंकि हमारे देश में कौन शासन कर रहा है, अंग्रेज शासन कर रहे हैं। कौन शासन कर रहे हैं, अंग्रेज शासन कर रहे हैं। और अंग्रेज जब शासन कर रहे हैं तो भारतीय दोस्तों, भारतीय क्या करेंगे, भारतीय इनके सामने कहेंगे कि भैया हमारे लिए संविधान सभा बनाइए। क्या करेंगे, संविधान सभा की बात करेंगे कि हमें संविधान सभा चाहिए, हमें संविधान सभा चाहिए, हमें संविधान सभा चाहिए। तो क्या अंग्रेज एक दिन में बात मान जाएंगे, अंग्रेज एक भी दिन बात नहीं मानेंगे। तो क्या इस संविधान सभा की बात कब से उठी, क्योंकि हम संविधान का आज संविधान सभा की विकास यात्रा पर बात करने वाले हैं कि संविधान सभा की सबसे पहली बार बात किसने की, फिर किसने बात की, फिर किसने बात की, फिर किसने बात की, फिर किसने बात की, फिर अंग्रेजों ने कब बात की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आज हम चर्चा करने वाले। तो हेडिंग बनाइए और डालिए संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
और संविधान सभा आपके मेंस में भी है। तो जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं ये प्री प्लस मेंस दोनों का कॉमन टॉपिक है, ध्यान रखना। संविधान सभा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब इसका क्या इतिहास रहा। तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेरे लाल, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक सेम है, प्री में भी सेम है और एमपीपीएससी के मेंस में भी सेम है ना, तो ध्यान रखिएगा। अभी मैं केवल प्री के संदर्भ में पढ़ा रहा हूं, जब मैं मेंस के संदर्भ पे बात करूंगा तो इस पर भी हम बात करेंगे, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहली बार संविधान सभा की बात कौन कर रहे हैं। तो लिखें सर्वप्रथम संविधान सभा की बात, संविधान सभा की बात बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। किसने दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों 1895 में, कब दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1895 में स्वराज विधेयक में, किसमें? स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक में संविधान सभा की बात की। किसकी बात की? संविधान सभा की बात की। कौन बात कर रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक। भाई बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों स्वराज विधेयक में सबसे पहली बार उन्होंने कहा कि भैया हमें संविधान सभा चाहिए। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है ये उग्रवादी नेता है। कैसे नेता है? उग्रवादी। पर उग्रवादी मतलब क्या होता है दोस्तों? कांग्रेस में उस समय उग्रवादी नेता, दोस्तों कांग्रेस एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में ए ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी, ठीक है। तो उनके द्वारा दोस्तों जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो कांग्रेस में दो तरीके की विचारधारा के लोग थे, एक गरम दल के लोग थे, एक नरम दल के लोग थे। एक गरम दल के लोग थे, एक नरम दल के लोग थे। तो इन्हीं को गरम दल का नेता कहा जाता है। गरम दल मतलब जैसे आपका जो अभी खून है ना, या आपको किसी ने कुछ बोला और आपको लगता है कि है तुमने बोला कैसे, नहीं बोला कैसे है, और वही आपके पिताजी हो गया बोल लिया है तो कोई बात नहीं, पिताजी अपने नरम दल के लोग हैं, है ना। सभी के घर में माता पिता कोई कोई बोल के चलाया, हो गया, लग थोड़ा गई ये बात। और आपको किसी ने कुछ बोल दिया, बोल कैसे दिया है, नहीं बोल कैसे दिया तुमने, बोला कैसे, कलेजा निकाल लोगे तुम उसका है। तो आप कैसे हैं? गरम दल के नेता। तो बाल गंगाधर तिलक कैसे? उग्रवादी व्यक्ति हैं। ये क्या कहते हैं? अंग्रेजों के सामने भीख नहीं मांगना है, हाँ भारत अपना है, राष्ट्र अपना है, भीख क्यों मांग रहे हो? बिल्कुल नहीं, इन अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंको। उग्रवादी विचारधारा के लोग हैं। उग्रवादी मतलब शांति याचना नहीं, रण चाहिए, शांति से बात नहीं करेंगे। महात्मा गांधी शांति की बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू शांति की बात करेंगे, और वही बाल गंगाधर तिलक किसकी बात करेंगे? उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति। समझ में? तो बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, स्वराज विधेयक में कहा कि भैया अपन को संविधान सभा चाहिए। बोले क्यों चाहिए? बोले संविधान सभा होगी तभी तो संविधान बनेगा देश का। बोले अपन तो गुलाम है। बोले गुलाम हुआ तो क्या हुआ, गुलाम होने से थोड़ा कुछ हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो दो चीजें और बता देता हूं हिस्ट्री से भी रिलेटेड, कि इनके सबसे फेमस थी तो इनके लेखन शैली या पत्रकारिता कह सकते हैं, पत्र थे। एक का नाम था मराठा, दूसरे का नाम था केसरी। सुना है आप लोगों ने? एक का नाम था मराठा और एक का नाम था केसरी। मराठा और केसरी जो किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के थे। तो आप चाहे इसको भी नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप चाहे तो नोट कर सकते है ना। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई बाल गंगाधर तिलक के दो क्या थे, लिख लीजिए यहां पर, मराठा तथा केसरी समाचार पत्र थे इनके। क्या थे? समाचार पत्र थे। समाचार क्या थे? पत्र थे। ध्यान रखिएगा। अब देखिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मराठा और केसरी किसके हैं? मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक के हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि बताओ मराठा किस भाषा में लिखा गया, तो लोगों को लगा होगा कि मराठा मराठी भाषा में लिखा गया होगा। उल्टा है, मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। लैंग्वेज क्या है मैं आपको बता देता हूं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख लीजिए।
मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। नोट करते चलिए, मेरी शक्ल मत देखिए, है ना। हाँ, बोर्ड देखना है, बोर्ड क्या मैं लिख रहा हूं। मराठा किस लैंग्वेज में लिखा गया है? मराठा दोस्तों आपके अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखा गया है। और केसरी किस में लिखा गया है? केसरी मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? मराठी भाषा में लिखा गया है। नोट करिए दोस्तों, मैं आपकी थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूं। बाल गंगाधर तिलक ने ही होम रूल लीग पार्टी बनाई थी। वैसे दो लोगों ने बनाई थी, एनी बेसेंट ने भी बनाई थी और आपने भी बनाई थी, और आपको गिरफ्तार कर लिया गया था 1917 में। याद है आप लोगों को? आपने भी होम रूल लीग पार्टी बनाई थी, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग पार्टी बनाई थी। क्या बनाई थी? होम रूल लीग पार्टी बनाई थी। तो आप भी उस पार्टी के क्या रहे? मुखिया रह चुके हैं। और एक पार्टी कौन संभाल रही थी? एक पार्टी संभाल रही थी आपकी एनी बेसेंट साहब। तो जब आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बन गई? एनी बेसेंट बन गई थी। याद करिए, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला बनी थी एनी बेसेंट। आप रिलेट कर पाएंगे हिस्ट्री को? खैर, आप नहीं इतना लिख लीजिए जितना मैंने लिखवाया अभी। होम रूल लीग आपको हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, बस मैंने आपको थोड़ा सा इंटरलिंक करने की कोशिश यहां पर की है। समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, इसको नोट कर लिया। तो प्रश्न पूछेगा कि बताओ सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने किसमें संविधान सभा की बात की थी? स्वराज विधेयक में की थी। किसमें? स्वराज विधेयक में। आगे चले मेरे लाल, हो गया है? ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब बाल गंगाधर तिलक ने बात करी तो अब धीरे धीरे सभी लोग बात करने लग जाएंगे। तो सेकेंड बार तो लिखे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने संविधान सभा की बात की। महात्मा गांधी ने 1922 में, लिख लीजिए, 1922 में संविधान सभा की बात की। किसकी बात की? संविधान सभा की बात की। किसकी बात की? संविधान सभा की बात की। किसने की? महात्मा गांधी ने। अच्छा, अब एक बात समझने की कोशिश करिएगा। जब महात्मा गांधी संविधान सभा की बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी से पूछा गया कि बापू आप कैसा संविधान चाहते हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई मैं ऐसा संविधान चाहता हूं जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बना हो। महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार एक ऐसा संविधान सभा, एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण किया जाए। किसका निर्माण किया जाए? संविधान सभा का निर्माण किया जाए, निर्माण किया जाए जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बने, जो भारतीयों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हो। प्रतिनिधित्व करती हो। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 का है। और ऐसा नहीं दोस्तों कि पेपर में आने के बाद मैंने पढ़ाया है, पेपर में आने से पहले भी मैंने पढ़ाया था। कॉपी उठाकर देख लेना जो पुराने बच्चे बैठे होंगे, है ना। मैं पेपर से आने से पहले हर चीज पढ़ाता हूं, पेपर के आने के बाद लोग पढ़ाते हैं ना, इसलिए मैं लॉन्चिंग स्टेशन हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। पूजा आपको पीपीटी चाहिए, मैं भेज दूंगा, है ना। अब चलिए जाइए, घर जाइए, सोइए, काम करिए, बढ़िया, है ना। आप पीपीटी में आपको पूजा दे दूंगा, आप आराम से पूजा पीपीटी से पढ़ते रहना, ठीक है। मैं तो यहाँ पे फालतू लिख रहा हूँ, क्या सुनना, नोट करना। एग्जाम में आ गया तो बस हो गया, फिर रोना बैठ के वहां पे। नोट कर लो बेटा, आप ही को कह रहा हूं। हाँ, नोट करिए। 1922 में महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि हमें एक ऐसी संविधान सभा चाहिए जो भारतीयों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हो, मतलब भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनने वाली हो। एमपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, नोट करिए इसको। महात्मा गांधी ने बात किसमें कही है? अब सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूं, है ना। हाँ, ये लाइन में इसको क्लियर कर देता हूं क्योंकि आगे चलकर हो सकता है कि आप कोई किताब पढ़ें आने वाले समय में, है ना, और दिमाग चकरा जाए आपका। महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया है अपनी पत्रिका हरिजन में। किसमें? हरिजन पत्रिका में। हरिजन पत्रिका में इस बात का उल्लेख किया है। क्लियर? इस बात का उल्लेख किया, ठीक। अब इसे एक बार मैं पढ़ाया तो मैंने बच्चों को लिखवाया कि भाई हरिजन पत्रिका में इस बात का उल्लेख लिखा है। तो भाई कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपने गलत पढ़ा दिया। मैंने कहा है भाई, क्या मैंने गलत पढ़ा दिया? बोले सर गूगल देखिए, गूगल तो कह रहा है यंग इंडिया। मैंने कहा अच्छा,
मैंने कहा गूगल, वाह यार, मतलब एमपीपीएससी गूगल को मानेगा, किताबों को मानेगा। बच्चों ने कहा सर गूगल करते हैं तो यंग इंडिया आंसर आता है। मैंने कहा अच्छा, मैं कब से गूगल कर रहा हूँ? बोले सर जब से पीएससी की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि यंग इंडिया में क्या लिखा हुआ है। अब सुनो यंग इंडिया में क्या लिखा है। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने संविधान के आदर्शों की बात की है, संविधान सभा की नहीं। मैं पहले बता रहा हूं आपको, यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की बात नहीं की, संविधान कैसा बनना चाहिए ये कहां लिखा है, यंग इंडिया में लिखा है। और संविधान सभा की बात महात्मा गांधी ने हरिजन में की है। दोनों आंसर अलग अलग हैं। क्या है? दोनों आंसर अलग अलग है, इस बात को समझिएगा, ठीक है? क्या है? दोनों आंसर अलग अलग हैं। तो यंग इंडिया में महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने संविधान के आदर्श, संविधान के आदर्शों, संविधान के आदर्शों तथा उनके उद्देश्यों पर, संविधान के आदर्शों तथा उनके उद्देश्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की है, मतलब विस्तार से चर्चा की है, विस्तृत रूप से चर्चा की है। दोनों आंसर समझ में आ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? संविधान कैसा होना चाहिए यह महात्मा गांधी ने कहा बताया है, यंग इंडिया में। और संविधान कौन बनाएगा इसकी बात महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में की है। दोनों में आपको आंसर समझ में आ रहा है, अंतर समझ में आ रहा है? ये दोनों में बहुत माइनर अंतर है, आप एग्जाम में गलत कर सकते हैं। नोट करिए, नोट करें इसको। थोड़ा मैं आप लोग के कमेंट भी देखता रहूं, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। समझ में आ रहा है सभी? ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। दोनों चीजों में अंतर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? यंग इंडिया क्या है, महात्मा गांधी ने क्या कहा? अच्छा, महात्मा गांधी के क्लियर, ठीक। अब एक बात समझिएगा, ये बात महात्मा गांधी ने बात कर दी कि भाई यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने इस बात को कहा कि भाई अपन को संविधान सभा चाहिए और जो हमारे देश के संविधान का निर्माण कराई। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में कहा कि भाई संविधान के आदर्श, उनके उद्देश्य, उनके विस्तृत रूप में उन्होंने इस बात को बता दिया। तो एक हो गया हरिजन और एक हो गया यंग इंडिया, ठीक है? ये यात्रा आगे भी चली। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो फिर आता है 1928 की नेहरू रिपोर्ट। 1928 में आती है नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। अब ये नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई? तो इस नेहरू रिपोर्ट को बनाने वाले थे मोतीलाल नेहरू। तो ये मोतीलाल नेहरू कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई और इसमें भी संविधान सभा की बात की गई और इसमें भी संविधान सभा की बात की गई। संविधान सभा की बात की गई। किसकी बात की गई? संविधान सभा की बात की गई। नोट करिए 1928 नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई और इसमें भी संविधान सभा की बात की गई। आखिर ऐसा 1928 में हुआ क्या कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करना पड़ गया? आखिर ऐसा हुआ क्या? अब थोड़ा सा 1928 को समझने के लिए ना पहले हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। चलिए क्या थोड़ा सा 2 मिनट आइए इतिहास की थोड़ा पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेते हैं कि 28 में ऐसा क्या हुआ। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अंग्रेजों को पता चल गया था, है ना? अंग्रेजों को पता चल गया था कि भाई, पता था कि भारतीयों को भारत में किस तरीके से शासन करना है। मैंने कल आपको बताया था कि भारत में अंग्रेजों को पता था कि कैसे शासन करना है। तो दोस्तों क्या हुआ कि अंग्रेजों ने 1928 में एक कमीशन भेजा जिसे हम कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या भेजा? साइमन कमीशन भेजा। ठीक, कब भेजा? 1928 में।
सर साइमन कमीशन क्यों भेजा, ये क्या है, मतलब कमीशन कमीशन क्या है? मैंने कहा दोस्तों साइमन कमीशन इसलिए भेजा क्योंकि इससे पहले कुछ हुआ था। सर क्या हुआ था? तो अंग्रेजों ने भारत में एक अधिनियम भेजा जिसका नाम था आपके मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। समझना थोड़ा सा, क्या भेजा? चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भेजा। पर ये अधिनियम क्या था? ये मान लो कानून के जैसा था, जैसे हमारी आज सरकार कानून बनाती है ना, वैसे ही अंग्रेजों का एक कानून था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। इसके नाम से भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके नाम से जानते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। बोले ठीक है सर। तो अंग्रेजों ने भारत में 1919 का एक्ट बनाकर भेजा कि भाई ये कानून है, इस तरीके से भारत में कानून के तहत शासन व्यवस्था चलेगी। और कौन चलाएगा? अंग्रेज चलाएंगे। तो ब्रिटेन की लंदन से कानून पारित हुआ और भारत में आया, और जो भारत में अंग्रेज लोग रहते थे, आपके वायसराय वगैरह, वो कानून को लागू करते थे। ठीक है, इसमें एक बात कही गई, इसमें यह कहा गया कि भाई सुनो, ऐसा है, इस कानून में एक बात लिखी थी। क्या लिखी थी? इस कानून में एक बात लिखी हुई थी कि हम 10 साल बाद, इस कानून में एक बात लिखी थी कि हम 10 साल बाद एक कमीशन भेजेंगे। कहां भेजेंगे? कमीशन भेजेंगे भारत, जो क्या करेगा? इस कानून की जांच करेगा। किसकी जांच करेगा? इसकी जांच करेगा कि भैया ये कानून सही है कि गलत है, ये कानून सही है कि गलत है। कहां लिखा था? इसी में लिखा हुआ था कि हम 10 साल बाद भारत में एक कमीशन भेजेंगे, जो कमीशन क्या करेगा? इस कानून की जांच करेगा कि ये कानून सही है कि गलत है। अगर सही रहेगा तो आगे बढ़ाएंगे, गलत रहेगा तो समाप्त कर देंगे, नया कानून लेकर आएंगे। ठीक है, अधिनियम कब आया? 1919 में। अधिनियम कब आया? अधिनियम आया 1919 में। बोले ठीक है सर, लागू हो गया भारत में। अब ये दोस्तों 10 साल बाद कब होना चाहिए? तो 1919 के बाद 10 साल जोड़ो तो 1929 10 साल होते हैं। तो कमीशन कब भेजना चाहिए? कमीशन भेजना चाहिए था 1929 में। कब भेजना चाहिए था? 1929 में कमीशन भेजना चाहिए था। पर नहीं कहते कि चोर के दाढ़ी में तिनका, भाई तुमने कानून ऐसा बनाया, क्योंकि अब इस कानून के बारे में नहीं आऊंगा डिटेल में, नहीं तो फिर हिस्ट्री में चला जाऊंगा, पॉलिटी में रहूं तो ज्यादा ठीक है। तो अंग्रेजों ने 1927 में ही कमीशन गठित कर दिया, मतलब सर 2 साल पहले, मैंने कहा 2 साल पहले ही 1927 में ही कमीशन गठित कर दिया, और ये कमीशन भारत पहुंच गया 1928 में। जैसे ही कमीशन भारत पहुंचा, भारतीयों ने इसका विरोध किया। पर भारतीयों ने क्यों विरोध किया? भारतीयों ने कहा ये बताओ इस कमीशन में कितने लोग आए? बोले इस कमीशन में जितने भी लोग हैं सब अंग्रेजी हैं। बोले ठीक है, इस कमीशन में, इस साइमन कमीशन में पूरे लोग कौन थे? बोले भैया पूरे लोग तो अंग्रेजी थे। अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज थे। बोले कहां से आए? बोले हम ब्रिटेन से आए। बोले ये बताओ मूर्खों, तुम ब्रिटेन के रहने वाले, तुम ब्रिटेन में पले पढ़े, कमीशन कहां लागू है? बोले अधिनियम कहां लागू? बोले अधिनियम भारत में लागू है। बोले ये कैसे पता चलेगा ब्रिटेन के व्यक्ति को कि ये अधिनियम सही है कि गलत है? कैसे तुम डिसाइड कर सकते हो कि कमीशन सही है कि गलत है? बोले जो बात तो तुम सही कह रहे हैं भज्जा। बोले भज्जा नहीं, उठाओ बड़ी अवस्था, निकलो ऐसे। भारतीयों ने इसका विरोध किया, साइमन कमीशन का। महात्मा गांधी, जितने बड़े बड़े लीडर थे हमारे देश में, सभी लोगों ने इसको विरोध किया। भयंकर विरोध हुआ साइमन कमीशन का। नारे लगे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। क्या लगे? साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्या लगाए गए? साइमन गो बैक के नारे लगाए गए कि भैया साइमन को भगाओ बाहर से, नहीं चाहिए हमको साइमन कमीशन। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस बात को समझिए, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। हाँ, साइमन गो बैक के नारे लग रहे हैं। अब जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे हैं तो भाई इसी समय क्या हुआ कि हमारे एक उग्रवादी नेता हैं जिनका नाम है लाला लाजपत राय। भैया लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। सर कैसे? भाई साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और लाला लाजपत राय जी के सर पर एक अंग्रेजों का डंडा पड़ गया, सिर में, ब्रेन में है ना। अब आप सबको पता है ब्रेन सबसे कोमल शरीर का पोर्शन है, हालांकि मजबूत इसको कवर किया गया है शरीर, भगवान ने ऐसा बना के भेजा कि कवर है, पर अगर इसमें बहुत तेज से अगर चोट लग जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। लाला लाजपत राय जी के सिर में दोस्तों डंडा पड़ गया अंग्रेजों का। अब जैसे ही लठ पड़ गया, इनका निधन हो गया। उग्रवादी व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय जी। जितने भी उग्रवादी क्रांतिकारी उस समय पैदा हो रहे हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खून खोल गया लोगों का। बोले कैसे मार दिया तुमने? अंग्रेजों ने मार दिया। बेचारा साइमन कमीशन कह रहा भैया ए पहन लेन तो कपड़ा अपना, हम जा रहे हैं भैया, तुम पाछ हमें भी मार हो। बोले निकलो जल्दी से। बेचारो साइमन कमीशन को है, हमने कहा पहन लो कपड़ा अपना, बेचारों को पैंट पहनाओ, हमने तुरंत भेजो, हमने निकल जाओ तुम्हें से, लट्ठे गले तुम्हारी भी अब, ठीक है बहुत हो गई, आओ।
लाला लाजपत राय का निधन होगा। सुखदेव भगत सिंह कह रहे कुछ बता रहे, ये तो हम नभारा ही था। विचारों को भागने पड़ गो साइमन कमीशन को, है विचारों भारत से भाग गो, लठ घड़ने तीखे, लाला लाजपत राय का निधन होगा। लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट भी दे दो बीच में, और नहीं तो का क्रांतिकारी व्यक्ति सब कर सका। लाला लाजपत राय जी ने कह दिया कि मेरे सिर पर पड़ी लाठी, सुनना स्टेटमेंट सुनना, मेरे सिर पर पड़ी लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगी। ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगी। क्या साबित होगी? कील साबित होगी। लो भैया, और लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। क्या हो गया? लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। सर ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट कह रहा है कि बेटा तुमने तो मुझे मार लिया, मैं तो जा ही रहा हूं इस दुनिया को छोड़ करके, मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे हो सकता है कि मैं जीवित ना रह पाऊं, पर मेरे सिर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत का कील साबित होगी। ताबूत मतलब क्या होता है? साम्राज्य को बंद करके, जैसे अपन लोग की नहीं पेटी होती है, पेटी को पहले ताबूत बोला जाता, लकड़ी का ताबूत होता था, उसको बंद करके उसमें ताला लगा दो। ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत का कील साबित होगी। अंग्रेज ये ना सोचे कि उन्होंने मेरे को मार दिया है, पर इस बात को ध्यान रखिए, मेरी मृत्यु आपके साम्राज्य का पतन का कारण बनेगी। कहने का तात्पर्य है, समझ गए? और इस तरीके से दोस्तों लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। जब लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया तो साइमन कमीशन भारत में आया था, उसकी इतनी ज्यादा तेजी के साथ विरोध होने लग गया, इतना विरोध हुआ कि साइमन को बेटा भारत से भागना पड़ गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। कौन से नारे लगे? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक मतलब साइमन वापस जाओ। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इस तरीके से दोस्तों साइमन कमीशन वापस चला गया। जब दोस्तों साइमन कमीशन वापस चला गया तो अंग्रेजों का दिमाग सनक गया। अंग्रेजों ने कहा बहुत हो गया यार तुम लोगों को नौटंकी। हमने कहा नौटंकी? हमारे राष्ट्रीय नेता को तुमने मार दिया है? कह रहे नौटंकी हम कर रहे हैं। बोले तुम लोग नौटंकी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नौटंकी किस बात की है? साइमन कमीशन में एक भारतीय सदस्य नहीं है और कह रहे हो कि साइमन भारत शासन अधिनियम 1919 की हम समीक्षा करेंगे। कैसे कर दोगे बिना भारतीय के रहते हुए? अंग्रेज समझ गए कि भारतीय लगता है मारे हमको भी ना मारने लग जाए, 1857 की क्रांति ना हो जाए, क्योंकि 1857 की क्रांति अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा कारण थी और अंग्रेज नहीं चाह रहे थे कि कभी वापस से ऐसी कोई क्रांति हो देश में। ठीक, अब समझिए, अब यहां पर इशू ये है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है ऐसा है कि हम लोग गलत हैं। हमने कहा बिल्कुल तुम लोग गलत हो। बोले काम करो, ठीक है, लॉर्ड बर्किनहेड, सुनना मेरी बात को, स्टेटमेंट सुनना, पहले घटनाएं सुनो, समझो घटनाओं को, है ना। रट तो पूरी दुनिया रही है बेटा एमपीपीएससी में, ध्यान रखना, लॉर्ड बर्किनहेड। और अगर एमपीपीएससी ने घुमा के क्वेश्चन दाग दिया ना, फिर समझ लो वही दिक्कत पैदा हो जाएगी। लॉर्ड बर्किनहेड, और लॉर्ड बर्किनहेड ने क्या कहा भारतीयों से कि सुनो ऐसा है। हमने कहा कैसा है? तो बोले भारतीयों से कहा कि एक काम करो, ऐसा संविधान बनाओ जो सबको मंजूर हो, ऐसा संविधान बनाओ जो पूरे देश के लोगों को मान्य हो। किसने कह दिया? लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों से क्या कहा? अंग्रेजों ने, लॉर्ड बर्किनहेड अंग्रेज था, उसने कहा भारतीयों से कि एक काम करो, हम लोग गलत हैं। हमने कहा तुम लोग तो गलत ही हो। बोले एक काम करो, ऐसा संविधान बनाओ जो पूरे भारत के लोगों को मान्य हो। और ये जानता था कि ये कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता है। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, उस कंडीशन में हिंदू मुस्लिम बिल्कुल क्या है, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी कहा जाता था उस समय। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं थे, हैं, पर सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग किसमें थे? मुस्लिम लीग में थे। तो और मुस्लिम लीग कभी नहीं कांग्रेस के बनाए गए संविधान को स्वीकार करेगी। तो लॉर्ड बर्किनहेड जानता था कि मैं ऐसा बोलूंगा भारतीय कभी नहीं कर पाएंगे। लॉर्ड बर्किनहेड ने क्या कह दिया? लॉर्ड बर्किनहेड ने सीधा सीधा दे दिया, कह दिया कि भैया तुम एक काम करो, ऐसा संविधान बनाओ जो सबको मान्य हो, मतलब हिंदू को भी मान्य हो, मुस्लिम को भी मान्य हो, सिख को भी, ईसाई को भी, सबको, बौद्ध जैन जितने भारत में रह रहे हैं सबको। तब दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड बर्किनहेड की बात को ले लिया किसने? नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की कि हमें क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। अब बताओ, मैं डायरेक्ट इसको पढ़ा के निकल जाता तो क्या जीवन में तुम्हारा क्लियर हो पाता कि नेहरू रिपोर्ट क्यों बनी? आज आपको समझ में आया कि नेहरू रिपोर्ट क्यों बनी? इसके पीछे इतना बड़ा जो कारण है ना, ये रायता फैला हुआ, ये रायता है।
मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट लगा देता हूँ रेड पेन से। देखो ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करना है इसको। लॉर्ड बर्किनहेड का इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन तो हिस्ट्री में पढ़ लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के संदर्भ में, है ना। और किसका निधन हो गया था, लाला लाजपत राय जी ने स्टेटमेंट दिया था, ध्यान रखना। समझ में आई। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि आप जब किसी के सामने बैठे तो आपका ज्ञान कम नहीं पड़ना चाहिए, आपको रटा होना ही चाहिए, आपको समझना भी चाहिए कि आप क्यों बन रही है घटनाएं। नोट कर लो इसको, नोट करना चाह रहे हो करो जल्दी से। एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि चीजें रहेंगी तो फिर हम उसको बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं ना। हाँ कंप्लीट हो गया, कर लिया नोट। ऐसा नहीं करना कि अब तुम 2 साल लिख ही रहे हो, क्या है तो जल्दी लिखना है। नोट करने का तात्पर्य ये भी है कि हमको जल्दी नोट करना है, ठीक है। कर लिया नोट, घटनाओं पे फिर आओ। मेरे सिर पर पड़ी प्रत्येक लाठी, मेरे सिर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगी, है ना। मेरे सिर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगी। ताबूत मतलब बक्सा होता है ना। चलो अब मेरी बात को समझना। 1928 में भाई मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट भी यहां पर आ गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसके और भी पेज को खोल देता हूं, सुनना। ठीक ठीक है, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये 1928 में जब जैसे ही मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई, वैसे ही दोस्तों जो मैंने कहा था कि मुस्लिम लीग ने तुरंत विरोध कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा ना 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 ना, हम तो नेहरू रिपोर्ट को मान ही गए नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, बोले ना हम मानते ही नहीं है। किसने कह दिया, मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता कौन है, जिन्ना। कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना, जो क्या है, मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी है जो आगे चलकर पाकिस्तान की मांग करेगी और एक नया देश बनाएगी पाकिस्तान। उसके फाउंडर कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। जिस तरीके से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना है। जिस तरीके से भारत के नोट में महात्मा गांधी का चिन्ह होता है, उसी तरीके से पाकिस्तान के नोट में मोहम्मद अली जिन्ना का चिन्ह है, फोटो लगी हुई है। उसी तरीके से दोस्तों 1928 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया हम नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानते। और जब हम नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानते तो जो लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा था वो सही हो गया कि देखे हम लेकर आ रहे हैं तुम्हारे लिए अच्छा काम, तो तुम हमको गलत कह रहे हो और तुम लोग आपस में ही लड़े जा रहे हो। जो अंग्रेज चाहते थे वही हो गया कि देखो हिंदू और मुस्लिम आपस में ही लड़ गया। हम कहां कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं क्या। हमने तो कहा था कि एक ऐसा संविधान बनाओ जो हिंदू को भी एक्सेप्ट हो, मुस्लिम को भी एक्सेप्ट हो। वो ऐसा कभी होना नहीं था, इसलिए आप बिल्कुल सही थे। अंग्रेज ने कहा देखो हम साइमन कमीशन लेकर आए थे, तुम लोगों ने विरोध कर दिया, हमको साइमन को वापस भेजना पड़ गया। बताओ हमारी क्या गलती है। तो अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने भारतीयों को ही गलत घोषित कर दिया। क्या कर दिया, भारतीयों के सामने ही भारतीयों को गलत घोषित कर दिया कि देखो तुम लोग गलत हो, हम तो कितने अच्छे हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर 1928 में, अब देखो 28 की घटना हो गई, सुनते जाना, बड़ा ट्विस्ट है यहां पे कहानी पर, है ना। यहां पर एक घटना और हुई दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक रिपोर्ट बनाई। बोले कि भाई कांग्रेस बना ली तो हम भी बना लेते हैं, क्योंकि जो मोतीलाल नेहरू थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। तो 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया दोस्तों, समझना। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, 14 सूत्री कार्यक्रम। लो जिन्ना ने कहा लो भाई मैंने भी तैयार कर दी रिपोर्ट, और कौन, बस खत्म। तो सुनो
कांग्रेस की रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने नहीं माना और मुस्लिम लीग की रिपोर्ट को आपके कांग्रेस ने नहीं माना, आपस में ही दोनों लड़ गए, बोले ना हम तुम्हारी रिपोर्ट को मानेंगे, उन्होंने कहा हम तुम्हारी को भी नहीं मानेंगे, बस खत्म बात। लो, ना तुम हमारी मानो ना हम तुम्हारी मानेंगे, जो करना है कर लो। कांग्रेस अंग्रेज सही हो गए, बोले देखे हम तो कहते हैं ऐसा संविधान बनाओ, तुम लोग तो आपस में ही लड़ रहे हो। तो इस तरीके से 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम रख दिए और 14 सूत्री कार्यक्रम के तहत वो क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम को ये चाहिए, मुस्लिम को वो चाहिए, मुस्लिम को चाहिए। तो कांग्रेस कह रही कि हिंदू कहा जाए, फिर ये आपस में लड़ गए, बोले ये ऐसा नहीं होगा, ये देश हिंदू हिंदू से नहीं चलेगा, मुस्लिम से नहीं चलेगा, देश देश से चलेगा। यहां पर समस्या हो गई। एक बात और समझना, 1928 की नेहरू रिपोर्ट को 1928 की नेहरू रिपोर्ट को किसने अस्वीकार कर दिया दोस्तों? यह क्वेश्चन पूछ लिया यूपी पीसीएस ने। और जब यह क्वेश्चन आया तो मुझे नहीं लगता है कि यूपी के बच्चों को बनता रहा होगा। अरे यूपी छोड़ो, एमपी के बच्चों को भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस समय तक ऐसी कोई खास रिपोर्ट नहीं थी, समझना। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पर समीक्षा की कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो दोस्तों 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को उनके बेटे ने ही अस्वीकार कर दिया। सर बेटा कौन? बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। मैंने कहा हाँ। बोले सर क्यों? समझो यहां पर एक ट्विस्ट है कहानी में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। बोले सर नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट में एक बात की गई थी कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। क्या चाहिए? डोमिनियन स्टेट। हम क्या अंग्रेजों से मांगते थे कि हमें डोमिनियन स्टेट दे दो। क्या दे दो? डोमिनियन स्टेट दो। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा डोमिनियन स्टेट अपन को नहीं चाहिए, अपन को चाहिए पूर्ण आजादी। इसी कारण से रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए ही नहीं, अपन को चाहिए पूर्ण आजादी, अंग्रेजों को हम भारत में रहने ही नहीं देंगे। कौन कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं। बोले अपन को चाहिए पूर्ण आजादी, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। इसलिए नेहरू जी ने ही नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा हमको चाहिए नहीं, अपन को चाहिए अब क्या? पूर्ण स्वराज। तो यहां से एक घटना और समझिए, इतिहास की है और पॉलिटी लिंक होगी यहां पर, तो लिखना भी है, मैं उसी तरीके से लिखवाऊंगा। इस रिपोर्ट के खिलाफ में जाकर के 1900 इसको अस्वीकार कौन करेंगे? दो लोग। एक व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक व्यक्ति और बताता हूं, सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों लोगों ने दोस्तों इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया कि हमें तो चाहिए ही नहीं भैया। नहीं नहीं ना ना, बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हैं। हमें अब 1928 की नेहरू रिपोर्ट नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई। डोमिनियन स्टेट मतलब क्या होता है? कुछ अधिकार हमें दे दो और पूरे अधिकार अपने पास रखे रहो। कुछ अधिकार आप भारतीयों को दे दो और कुछ अधिकार अपने पास रखे रहो, द्वैध शासन टाइप का ही। बोले ना ना ये नहीं चाहिए, अपन को चाहिए पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। तो देखो घटनाओं को जोड़ो, आप हिस्ट्री आप पढ़े होगे तो आप घटनाओं को जोड़ते चलना दोस्तों। घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं? घटनाएं ऐसे बढ़ रही हैं कि इस रिपोर्ट के चक्कर में 1929 का हो गया लाहौर अधिवेशन। समझना, क्या हो गया? लाहौर अधिवेशन हुआ। और जैसे ही लाहौर अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में ही रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। तो आप बचपन से रटते आ रहे हैं कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज कही गई। पूर्ण स्वराज क्यों कहा गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस समय कि अचानक से नेहरू जी ने कहा पूर्ण स्वराज? जिन्ना से बोला कि तुम क्या इसको मना कर रहे हो? मैं खुद मना कर रहा हूं। अब कांग्रेस को चाहिए पूर्ण स्वराज। मतलब कांग्रेस की विचारधारा एक कदम आगे थी राष्ट्रवाद को लेकर के। क्या थी? कांग्रेस की विचारधारा राष्ट्रवाद को लेकर के बिल्कुल सख्त थी। दोस्तों कांग्रेस मतलब वर्तमान की कांग्रेस पार्टी मत सोचना है ना, हालांकि वो वही कांग्रेस पार्टी है, पर उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के समय उस कांग्रेस का वर्चस्व बहुत प्रबल था भारत में। ये लाइन घटनाएं कितने लोग लिंक कर पा रहे हैं? सब लोग लिंक कर पा रहे हैं। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। कांग्रेस मतलब एक कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी जिसमें भारतीय रहते थे, ऐसा समझ लो। अगर जो बच्चा कांग्रेस को नहीं जानना कि कांग्रेस मतलब क्या है, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है जहां पर भारतीय लोग इसके सदस्य होते थे। वो लोग मीटिंग करते थे हर साल कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, अंग्रेजों को कैसे भगाना है। तो कांग्रेस हर साल अपने अधिवेशन करती थी, ठीक है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इस लाहौर अधिवेशन के बाद
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में, कौन सी नदी है, लाहौर में रावी नदी है, क्या है, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। क्या फहराया, तिरंगा झंडा फहराया। क्या किया, तिरंगा झंडा फहराया और क्या कहा कि भैया अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज्य। क्या चाहिए, और यहां से कसम खाई कि डोमिनियन स्टेट नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य रखा गया, पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य रखा गया। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ है, जनवरी में झंडा क्यों फहराने गए हैं? क्योंकि दिसंबर में अधिवेशन हुआ था। इस बात को जानना, दिसंबर में अधिवेशन हुआ तो दिसंबर के बाद जनवरी आ गई और 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था। तो आप रटते आते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, रटते हैं, रटना नहीं है, समझना है, इंटरलिंक करिए एक दूसरे को। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर? तो नेहरू रिपोर्ट को किसने अस्वीकार कर दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने। क्यों क्यों अस्वीकार कर दिया, रीजन क्या था? तो आप बताएंगे कि उन्हें चाहिए था पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज चाहिए था, इसलिए उन्होंने डोमिनियन स्टेट को मना कर दिया। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की कसम कहां खाई थी? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। लाहौर कहां पर है आज? पाकिस्तान में है। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया था। क्या फहराया था? लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया था। सर लिखना है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्यों लिखना है तुम लोगों को, बताओ? मतलब मैं इतने खतरनाक पॉइंट को समझा रहा हूं और आप कह रहे हैं लिखना नहीं है। लिखना है भैया, क्या कर रहे हो? लिखो इसको जल्दी से। ऐसा मजाक मत करना दोबारा, है ना, कि सर लिखना है कि नहीं लिखना। जो मैं जो समझा रहा हूं एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करूंगा जो एग्जाम में नहीं आ चुकी, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, आप केजीएस में पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। नोट कर लिया सभी ने यहां तक की घटनाओं को? ठीक है, अब ये 1928 की घटना यहां तक तो हो गई कि भाई 1928 में ये बातें चल रही थी। उन्नीस सौ चौंतीस में कम्युनिस्ट 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 मतलब होता है मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा। 1934 में कम्युनिस्ट मार्क्स या मार्क्सवादी विचारधारा के नेता एम एन राय। एम एन राय के इतिहासकार भी हैं, ध्यान रखना, है ना। एम एन राय ने संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग की बेटा? संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की। और कैसी मांग की? औपचारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से मांग की। कैसे मांग की? औपचारिक रूप से। पर ये औपचारिक मतलब क्या होता है? औपचारिक रूप से अभी तक क्या होता था कि अभी तक जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जैसे महात्मा गांधी ने बात की, नेहरू रिपोर्ट में बात की गई, है ना, और बाल गंगाधर तिलक ने बात की, तो इन लोगों ने दोस्तों
कोई प्रामाणिकता के आधार पे बात नहीं, मतलब कह दिया कि चाहिए संविधान सभा, चाहिए अपन को संविधान सभा चाहिए, अंग्रेजों को कोई ऑफिशियली वगैरह लेटर नहीं लिखा, कोई ऑफिशियली लेटर वगैरह से भेजते कि हमें ये चाहिए। एमएन राय ने ऑफिशियली रूप से पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की कि भैया अपन को संविधान सभा चाहिए। अब प्रश्न यह है कि सर मार्क्सवादी क्या होता है? मार्क्सवादी मतलब जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित हो। सर कार्ल मार्क्स कौन है? तो थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में जान लो। कार्ल मार्क्स जो है ये मजदूर या सर्वाहार वर्ग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सर्वाहार संगठन की बात करते हैं, सर्वाहार वर्ग की बात करते हैं। सर्वाहार वर्ग मतलब क्या होता है सर? जो मजदूरों की बात करे। किसकी बात करे? मजदूरों की। जो किसानों की बात करे, है ना, जो शोषित असहाय लोगों की बात करे, उसे कहते हैं मार्क्सिज्म। मार्क्स इसी पर आधारित है। जो मार्क्स की थ्योरी है वो बात करती है शोषित वर्ग पर, वो बात करती है असहाय वर्ग पर। ऐसी विचारधारा को मार्क्सिज्म कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कार्ल मार्क्स की क्या विचारधारा है? सर्वाहार वर्ग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सर्वाहार वर्ग। इनकी किताब का नाम है दास कैपिटल। लिख लो यहां पर, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सब मैं बताता चलूंगा। देखो ये क्वेश्चन अभी नेट जीआरएफ में आया, ये वाला सर्वाहार वर्ग वाला, ये वाला। कार्ल मार्क्स किसको मानते हैं? सर्वाहार वर्ग को मानते हैं। किताब का नाम क्या है? दास कैपिटल। दास कैपिटल, ठीक है। तो 1934 में हमारे भी देश में एक मार्क्सवादी नेता थे जिनका नाम था आपके एमएन राय। एमएन राय ने पहली बार किसकी मांग की दोस्तों? एमएन राय ने बात की आपके ऑफिशियल रूप से औपचारिक वर्ग की। क्लियर? समझ में आ गया? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? एमएन राय थे। ध्यान रखना, बहुत फेमस नेता है, बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं, इन्होंने इतिहास लेखन का भी कार्य किया है ना। हाँ, कार्ल मार्क्स के बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में, बहुत डिटेल से। चलिए अब दोस्तों ये इतनी लंबी समय तक तो बात होती रही कि कैसे कैसे क्या किस तरीके से यात्राएं चलती गई। ठीक है भाई, हमने संविधान सभा की बात एक लंबे समय से हमारे देश में उठ रही है, ठीक है। पर दोस्तों हमारी बात को ना कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। थोड़ा सा पंडित नेहरू कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि देखो भैया ऐसा है, पंडित नेहरू से पूछा गया कि कैसी संविधान सभा चाहिए। तो पंडित नेहरू ने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि अपन को संविधान सभा चाहिए, परंतु अपन को संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का जो गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए। पंडित नेहरू ये कब बात कर रहे हैं? पंडित नेहरू ने बात कर दी 1938 में, 1938। डेट लिखेंगे सन 1938। और दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में आया है। पेपर उठाकर देखना। एमपीपीएससी ने 2021 में 2 स्टेटमेंट पूछे, एक महात्मा गांधी वाला और एक यही वाला। पेपर है, जाकर उठाकर देख लेना। लोग कहते हैं कि पेपर आउट हो गया। अरे आउट नहीं होता है। आउट कुछ नहीं होता है। आउट कुछ नहीं होता है। जब बनता नहीं है तो पेपर आउट हो जाता है। क्लियर ना? बात समझिए। आउट कुछ नहीं है। आपने पढ़ लिया तो आपकी रेंज में था, नहीं पढ़ा तो आउट हो गया। आप 4 पढ़ पढ़ के जाएंगे प्री में, प्री सोचेंगे निकल जाएगा, तो 80 नंबर कैसे लाओगे भाई? यहां एक से एक कंपटीशन है। 110 पोस्टें आनी है, 3.5 लाख फॉर्म भरे जाने हैं। अपना कंपटीशन जान लो, किनके साथ तुम्हारा कंपटीशन है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछ लिया कि भैया बताइए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की बात कौन कर रहा है? प्रश्न ये कि सर सार्वभौमिक जो ये आपने वयस्क मताधिकार लिखा है, इसका तात्पर्य क्या होता है? ये वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि सभी लोगों के आधार पर संविधान सभा बने।
ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बना दे अपने मन से, ये केवल कांग्रेस बना ले या मुस्लिम लीग बना ले ना, सभी वर्ग चाहिए, सभी लोगों के वोट के आधार पर बननी चाहिए। जैसे आज हम लोग वोट करते हैं उसी तरीके से सभी लोग वोटिंग करें संविधान सभा के लिए, उसके आधार पर वहां पे प्रतिनिधि जाएं। बाद में बात मानी जाएगी पर पूर्ण रूप से नहीं मानी जाएगी। सीमित मताधिकार दिया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर, है ना, आगे चलकर बताऊंगा। तो वैश्विक मताधिकार का तात्पर्य क्या है कि आप एक सर्टेन टाइम पीरियड बना दीजिए कि भाई इतने साल से ऊपर लोग वोट करेंगे। जैसे आज हम लोग चुनाव में वोट डालने जाते हैं, सभी लोग जाते हैं ना, लोकसभा विधानसभा के, अपन जाते हैं वोट करने कि भैया जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो वोट करने चलो। आप किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरीके से होता है दोस्तों वैश्विक मताधिकार। पहले 21 साल था, फिर 18 साल हो गया है ना। हाँ, राजीव गांधी ने कहा कि जब लड़की 18 साल में अपना पति चुन लेती है तो राजनेता क्यों नहीं चुन पाएगी। वही राजीव गांधी की जब सरकार आई तो उन्होंने 21 से घटाकर 18 कर दिया। तो पहले वोट डालने की उम्र कितनी थी, 21, और विवाह करने की 18। फिर क्या हुआ, राजीव गांधी की सरकार आई तो उन्होंने 18 विवाह की भी रख दी, और मतलब पहले से थी वो, और वोट डालने की भी 18 कर दी, है ना। मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगा कौन संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1988 लागू 1989 में हुआ है। आप उल्टा पढ़ते हैं इसलिए। अब दोस्तों क्या है, जैसे हमारे बघेलखंड में कहावत है कि सांप के आगे बीन बजावे। मतलब सांप का मन होगा तो सांप नाचेगा, और नहीं मन है तो बिल नहीं नाचेगा। तो सांप के आगे बीन बजाना, ये अंधे के सामने गाना गाना, ये अंधे के सामने नृत्य करना। अब भाई अंधा जो व्यक्ति उसके सामने नाचोगे तो उसको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। कहावत है, लोकोक्तियां। तो वैसे ही दोस्तों अपन लोग अंग्रेजों के सामने चिल्ला रहे हैं कि अपन को संविधान सभा चाहिए, संविधान सभा चाहिए। अंग्रेज कह रहे हैं ओके ओके पानी पिलाओ इन लोगों को बैठा के। क्या बोले भैया, अच्छा अच्छा संविधान सभा, ओके ओके बैठा बैठा पानी पिलाओ इनको, जूस पियोगे, लेट मी बा, ओ माय गॉड इनको जूस पिलाओ। अंग्रेज अपनी बात को तजुर्बे दे ही नहीं रहे यार, अपन की वैल्यू ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे। अपन लोग चिल्लाए जा रहे हैं। बताओ कब से चिल्ला रहे हैं, 1895 हो गया, 1922 हो गया, 1928 हो गया, 1934 हो गया, 1938 हो गया, अपनी बात को कोई सुन ही नहीं रहा। इसको कोई सुन लो भाई। अंग्रेज कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है चाहिए संविधान सभा, हाँ बात सुनेंगे आप लोगों की बात, हो गया पानी वानी पीजिए, आप लोग शांति से रहिए, है ना, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, बढ़िया। हम लोग कैसे लग रहे हैं आपको? इंसान आपकी बात कब सुनेगा, जब उसे आपकी आवश्यकता होगी। और अंग्रेजों को जस्ट ही आवश्यकता पड़ने वाली है, हमारी पड़ने वाली है। पर ऐसा क्या होने वाला है देश में? ऐसा होने वाला नहीं, हमारे देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है। और हमने कहा बस मौका मिल गया अपन को। दोस्तों प्रारंभ होने जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या प्रारंभ होने जाने वाला है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है। और द्वितीय विश्व युद्ध में भैया अंग्रेजों को सेना चाहिए, और सेना कौन में है? तो सेना में भारतीय चाहिए। और भारतीय तभी जाएंगे जब हमारी बात को माना जाएगा। जब हमारी बात को ये अंग्रेज मानेंगे तभी तो भारतीय जाएंगे युद्ध करने, नहीं तो भारतीय बोलेंगे ना ना हमारी बात तो मान रहे थे, हमारी बात मान रहे थे, हैं? हमारी बात माने हैं वो। जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपकी कैसे बात मान लेंगे? मान के चलिए आप घर में अपनी बात है, घर में आप किसी बात को मनवाना चाहते हैं, घर वाले आपको 1% इज्जत नहीं दे रहे हैं। हाँ वैसे बेरोजगारों को इज्जत कहाँ देता है घर में? आप माँ बोल रहे हैं कि वो थोड़ा मेरी बात को हो गया, पोछा लगा दो, है ना, प्याज काट दो, पानी भर दो, ये काम करवा रहे हैं आपसे, आपके घर वाले इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। अचानक से आपकी आवश्यकता पड़ गई किसी को, और आपको महसूस होगा आह माय गॉड मैं ही हूं वो राजकुमार जो इतने सालों से आप जिसको ढूंढ रहे हैं। आपको महसूस होता होगा जब घर वालों को आपकी आवश्यकता पड़ रही है कि भैया तुम एक काम कर देना, बहुत जरूरत है। आपको लगा वाह वाह आज घर वालों ने मेरी इज्जत को समझा। ऐसा होता है। बस वैसे ही अंग्रेजों को फील होने वाला है, मतलब भारतीयों को। एक कहावत भी है ना। अब देखो इसी बीच दोस्तों अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम आपकी बात को स्वीकार कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा, बोले बढ़िया है। अंग्रेजों ने पहली बार दोस्तों 1940 में हमारी बात को स्वीकार किया। हमने कहा बहुत बढ़िया, आप संविधान सभा बनाना चाहते हैं? बोले हाँ, आप लोगों के लिए हम सोचे हैं कि संविधान सभा बना दिया जाए। वाह कितनी बढ़िया बात है। किसमें कहा? अगस्त प्रस्ताव में कहा। किसमें? अगस्त प्रस्ताव में। अंग्रेज हमारी बात को स्वीकार कर लिए। भैया बड़ी लंबी बात। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार औपचारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से लिख कर दिया कि हम संविधान सभा बना के देंगे आपको। हमने कहा कितनी अच्छी बात है, तो लिख लो। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? संविधान सभा की बात को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया।
बोले ठीक है, अपन तो खुश। क्यों? क्योंकि अपनी बात अगस्त प्रस्ताव में की गई। अच्छा, 1940 के समय इतिहास में आपको मिलेगा लॉर्ड लिनलिथगो। सर कौन है ये वायसराय है, ध्यान रखना है ना, हिस्ट्री के संदर्भ में जान लेना कौन है। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। तो भैया भारतीय खुश, भारतीय क्यों खुश? क्योंकि अपन इसलिए खुश क्योंकि अपन ने संविधान सभा की बात कर ली भाई। अंग्रेज से अपन इतने लंबे समय से बात, बताओ 1895 से कह रहे हैं, अंग्रेजों ने अपनी बात 1940 में स्वीकार किया। हमने कहा वाह, आप लोगों ने हमारी बात को स्वीकार, कितने अच्छे हैं आप लोग हैं। बोले हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, बचपन से आप लोग जान ही नहीं पाए हैं ना। हमने कोई बात नहीं। बोले पर एक दिक्कत है। हमने कहा अच्छा बताइए ना। कोई दिक्कत नहीं, आपने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, कब से बनना, चल से चले क्या संविधान सभा बनाने? बोले ना ना सुनिए ना एक बात, हमें बताइए ना। बोले दिक्कत ये है कि अभी हम लोग जानते हैं कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में लगे हुए। हमने कहा हाँ हाँ जानते हैं कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे हैं। हमने कहा हम जानते हैं कि आप द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, है ना, आप महान शक्ति हैं, हमको पता है आप लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ? बोले हम एक चीज चाह रहे हैं कि हम आपकी संविधान सभा की बात को स्वीकार तो कर लिए हैं। बोले हाँ, हमने कहा देख लिया है, अगस्त प्रस्ताव में आ गया है, पर एक दिक्कत यह है कि हम चाह रहे हैं कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाए ना, तब आपके लिए संविधान सभा बनाए। हमने कहा अच्छा समझ में आया, मतलब हमको क्या समझ रहे बेटा तुम लोग हैं? भारतीय इतने बेवकूफ थोड़ा है कि तुम्हारा तो पहले द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा फिर हमारे लिए संविधान सभा बनाओगे। अब बताओ ना, द्वितीय विश्व तुम्हारा चल रहा है, तुम समस्या में हो, तुमको हमारी जरूरत है, हमारे भारतीय को जरूरत है। उस समय बहुत बड़े लीडर थे महात्मा गांधी, मतलब 40 तक आते आते महात्मा गांधी का ऑरा बहुत बड़ा हो गया था दोस्तों कांग्रेस में, बहुत बड़ा। वो अलग बात है कि आज हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, है ना, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी के, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के बालक उन्हें गाली देते हैं, बालिकाएं उनको समझने की प्रयत्न करती हैं, पर महात्मा गांधी बन पाना असंभव है, असंभव है ना। आपकी गली, आपकी इज्जत आपके गली वाला ना करेगा, पड़ोसी नहीं करेगा। वो व्यक्ति सोचिए, जब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे, खड़ा हो गया तो लोगों ने हथियार फेंक दिया। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ ना यार जीवन में। पड़ोसी नहीं सुनना तुम्हारी बात को है, पड़ोसी से लिफ्ट मांग के जाओगे तो तुम्हें देख के इधर मुंह कर लेगा और महात्मा गांधी को गाली देने चले यार। समझो उस व्यक्ति को। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना होगा, संविधान सभा आज ही चाहिए। अगर अब भारतीय चाहिए कि भारतीय तुम्हारे साथ युद्ध करने जाए ब्रिटेन में, तुम्हारी मदद करें, तो हम, हमारे लिए संविधान सभा आज दो, नहीं तो हम नहीं जाने वाले भाई। अंग्रेज कहे ना ना ऐसा। हमने कहा ना ऐसा क्या, ना ना क्या हो रहा है भाई, आप हमारी बात को अभी स्वीकार करिए, नहीं तो हम आपके का किसी भी रूप में सहयोग नहीं करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव को क्या भारतीयों ने स्वीकार किया? नहीं, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की बात युद्ध के बाद की गई थी। तो स्टार बना के लिख लेना कि हमने इसको स्वीकार नहीं किया, भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया, भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। भारतीयों ने करना, हम तो स्वीकार करने वाले नहीं है। सबसे पहले एक काम करो, हमारे लिए संविधान सभा बना दो, हम आपका साथ देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, नहीं तो हम अपने भारतीय लोगों को, एक भी व्यक्ति को नहीं भेजेंगे लड़ने के लिए। क्योंकि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का पूर्णतः साथ दिया था। उनको लगता था कि महात्मा गांधी को कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं। वो आए थे लंदन ब्रिटेन से देखकर कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं और ये सबके साथ समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, अपने देश में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, हमारे भारत में भी अच्छा कर रहे होंगे। महात्मा गांधी कहे ये तो उल्टे आ रही है। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने दोस्तों अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। परंतु अंग्रेजों ने अपना असली रूप दिखा दिया। क्या कर दिया? असली रूप दिखा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई थी 1919 में, याद करिए भाई। प्रथम विश्व युद्ध कब चालू हुआ? 1914 से लेकर 1918 में महात्मा गांधी ने दोस्तों बहुत साथ दिया अंग्रेजों का, इतना साथ दिया कि क्या बताएं। अंग्रेज के सबसे बड़े समर्थक थे महात्मा गांधी। तो उस समय भारतीय विरोध करते थे, बापू आप कैसी बात कर रहे हैं, हम अंग्रेजों के साथ क्यों थे? बापू कहते थे कि नहीं, अंग्रेज बहुत अच्छे हैं। और जैसे ही 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, महात्मा गांधी का दिमाग सनक गया। महात्मा गांधी का इनका तो साथ बिल्कुल नहीं देना जीवन में। ये लोग मानव नहीं, जानवर हैं, दानव हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आ रहा है? जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके विरुद्ध में स्वयं महात्मा गांधी ने कमेटी बनाई थी, जिसका नाम है तहकीकात कमेटी। और तहकीकात कमेटी में स्वयं महात्मा गांधी थे जिसने जांच की, जिसने जनरल ओडायर को दोषी माना। पर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ।
कांग्रेस ने बनाई थी तहकीकात कमेटी, इतिहास कल पढ़ना तो उसमें मिलेगा हंटर, हंटर कमेटी मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, हंटर कमेटी मिलेगा। तो जो कमेटी है ना वो अंग्रेजों ने बनाई थी, जिसमें जनरल ओडायर को निर्दोष घोषित कर दिया था, और महात्मा गांधी ने बनाई थी क्या, तहकीकात कमेटी, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए बोल रहा हूं कि सर आपने तो तहकीकात कमेटी बताई, हमने पढ़ा है हंटर कमेटी, तो हंटर कमेटी अंग्रेजों ने बनाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, और कांग्रेस ने बनाई थी तहकीकात कमेटी, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी में जनरल ओडायर को दोषी माना था, पर मान के क्या होना है, भारतीय अंग्रेजों को दोषी मान ले तो क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है क्या, कुछ नहीं होने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेजों को हमारी बहुत जरूरत है। अगस्त प्रस्ताव में जब बात नहीं बनी तो वापस भेजा गया दोस्तों, किसको वापस भेजा गया, क्रिप्स मिशन को, किसको, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव कह सकते हैं इसको, क्रिप्स प्रस्ताव को कब भेजा गया, क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। अब बेटा ये 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, ठीक है, कब आया, 1942 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में भारत में पहुंचा, ठीक है। इसने कहा बताइए भारतीय कितने अच्छे हैं, हमने कहा बार तुम्हारी तारीफ कर रहे, बोले हाँ, बोले अच्छा अच्छा, महात्मा गांधी से बेचारे मिलने भी गया है ना, ठीक है, ये मिलने भी गया। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, ये 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव जब भारत आया, तो क्रिप्स प्रस्ताव भारत जब पहुंचा 1942 में, इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष कौन थे इसके, इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। एक व्यक्ति थे केवल, केवल सिंगल बॉडी थी, वन फ्रेमिंग बॉडी, भारत पहुंच गई 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन आप कह सकते हैं, इसे क्रिप्स मिशन भी कह सकते हैं ना, कंफ्यूजन मत होना है ना, दोनों नाम एक ही है। ये भारत पहुंचा, इसने कहा कि भाई हम आपके लिए संविधान सभा की मांग करना चाहते हैं, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है कि आप हमारे लिए संविधान सभा की मांग करना चाहते हैं, संविधान सभा की बात रखना चाहते हैं, हमने कहा बहुत अच्छी बात है ना, हाँ। और 1942 में इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई हम निर्वाचित संविधान सभा की बात चाह रहे हैं, इसकी निर्वाचित संविधान सभा की बात की, किसकी बात की, निर्वाचित संविधान सभा की बात की। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये महात्मा गांधी के पास भी गया मिलने, बापू से मिला, नेहरू जी से मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी लीडर से मिला। इसने बापू से कहा कि बापू आप संविधान सभा की बात कर रहे हैं, बापू ने कहा हम चाहते हैं कि संविधान सभा की बात हो, और हम देश में संविधान सभा के समर्थक हैं। बोला हम लोग भी चाहते हैं कि अब देश में संविधान सभा बनाई जाए, आपके लिए संविधान का निर्माण हो, है ना, मैंने कहा हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। पर इसमें इसने कहा कि हमें निर्वाचित संविधान सभा की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कब से कह रहे हैं, भाई नेहरू जी ने देखो तो कहा ना, ये देखो वैश्विक मताधिकार मतलब निर्वाचित, इसका मतलब क्या है, निर्वाचन चुनाव के आधार पर बननी चाहिए, बोले हम स्वीकार करते हैं इस बात को। पर दोस्तों इसमें दिक्कत ये थी, इसमें दिक्कत ये हो गई कि इसने भी एक बात कह दी, इसने बात ये कह दी कि हम संविधान सभा को चुनाव के बाद बना, मतलब युद्ध के बाद बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे देश में संविधान सभा को, पर हम इस आधार पर संविधान सभा को अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि हम युद्ध में बिजी हैं। देखो युद्ध चल रहा है, 45 तक युद्ध चल रहा है, अभी युद्ध में बिजी है। महात्मा गांधी ने कहा दो भाई तुम ये पहली बात फर्जी बातें मेरे सामने मत किया करो, फर्जी बातें तुम अगस्त प्रस्ताव में भी कर रहा रहे थे अंग्रेजों से, है ना, लॉर्ड लिनलिथगो आया था मेरे पास, लॉर्ड लिनलिथगो मेरे पास आया था प्रस्ताव लेकर, पर मैं हमने इसको अस्वीकार कर दिया। हमने कहा अभी हमको संविधान सभा चाहिए, क्या चाहिए हमको, अभी संविधान सभा चाहिए, और आप कह रहे हैं कि हम युद्ध के बाद देंगे, है? हम युद्ध के बाद देंगे। कांग्रेस ने भी इसको अस्वीकार कर दिया, पर कांग्रेस के अस्वीकार करने से पहले पहले मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि समय देखो, समय टाइम पीरियड इतिहास का देखो 42, मुस्लिम लीग क्या चाह रही है, पाकिस्तान, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया गया, पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया।
तो मुस्लिम लीग ने तो दोस्तों इसको अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा ना, हम तो इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे लिए एक अलग देश की मांग नहीं है। क्या है, हमें एक अलग देश चाहिए, हम इसको क्यों स्वीकार करें। तो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, मुस्लिम लीग ने कहा ना, हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए अलग देश की मांग ही नहीं है, तो हम तो इसको अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस को स्वीकार करना है कर ले, हम अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया, बोले कि तुम कह रहे युद्ध की बात बनाएंगे, हमको अभी चाहिए, युद्ध की बात पर तुम बात से पलट जाओ तो हम कैसे माने, सत्ता तुम्हारे पास वैसे ही बेटा। महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दे दिया। महात्मा गांधी ने क्या कहा, कृषि प्रस्ताव को लेकर के, कृषि मिशन को लेकर के कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक की भांति यहां पे संज्ञा दी गई। तो कभी आपसे पूछे कि बताओ किसने कृषि मिशन को या कृषि प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा है। पोस्ट डेटेड चेक मतलब क्या होता है, आगे की तारीख का चेक। जैसे मान के चलो आप मेरे पास आओ पैसा लेने और मैं चेक बनाकर आपको दे दूंगी, ये चेक है। बोले भैया इसको चेक को लगाना कब है, बोले जब बैंक खुलेगा मैं पैसा डालूंगा तब ये चेक लगाना। तो बोले इसका मतलब क्या है, बोले आगे की तारीख का चेक है, आगे की तारीख, हम आगे पैसा डालूंगा मैं बैंक में, खाते में डालूंगा, फिर पैसा निकाल लेना। बोले भैया ये तो बेवकूफ बना रहे, पैसा मुझे आज चाहिए, आप पैसे कह रहे हो कि जब बैंक खुलेगा पैसा आप डालोगे फिर उससे पैसा निकालना। महात्मा गांधी ने कहा मेरे को बेवकूफ क्यों बना रहे यार, कि तुम जब ये तो तुम्हारा खत्म होगा, तुम युद्ध जीतोगे फिर संविधान सभा बनाओगे, ये क्या चल रहा है, हमको अभी चाहिए, तुम कह रहे हो हम युद्ध के बाद बनाएंगे। तो महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। इसकी संज्ञा दी थी, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। समझ में आया क्यों दी थी। आज आप लोग को लग रहा होगा कि सर क्या चल रहा है देश में, देश में बहुत कुछ चल रहा था दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं एक साथ भारतीय इतिहास की समीक्षाओं के लिए अवगत हो रही थी। नोट कर लीजिए इसको। घटनाओं को बस आपको समझते हुए दोस्तों चलना है ना, घटनाओं को आप जोड़ते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा लिख दूं मैं उसको, नहीं लिख पा रहे, लिखो। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, किसने कहा, महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा प्रदान की। इसी को हिंदी में बोलते हैं आगे की तारीख का चेक। लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, आगे की तारीख का चेक। मराठाओं का इतिहास, मराठाओं का इतिहास पढ़ाएंगे ना आपको, हिस्ट्री वाले सर, है ना। मराठाओं का इतिहास जानना तो ग्रांड डफ को पढ़िए। मराठाओं का इतिहास लेखन का कार्य किसने किया है, ग्रांड डफ ने किया है। किसने किया है, ग्रांड डफ। मराठाओं के इतिहासकार कौन है, ग्रांड डफ है। ठीक है, नोट कर लिया दोस्तों इसको यहां तक। चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों जो कृषि मिशन आया, उस कृषि मिशन को भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया,
अस्वीकार कर दिया। जब हमने दोस्तों इसको भी अस्वीकार कर दिया तो कहीं ना कहीं ये रास्ते बिल्कुल क्लियर हो गए थे कि भाई भारतीय किसी भी हालत में, किसी भी रूप में हम समझौता नहीं करेंगे। क्या अपन समझौता करने वाले दिख रहे थे? क्या क्या अपन को समझौता करना था? बताइए, क्या अपन किसी भी रूप में संविधान सभा में समझौता कर रहे हैं? नहीं। अपन का तो बहुत क्लियर स्टैंड था कि भाई अगर हमारी बातों को माना जाएगा तो हम अपनी बातों को रखेंगे, और अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो हम पूर्ण स्वराज या संविधान सभा की बिना इस बात को अस्वीकार नहीं करेंगे। अपना बिल्कुल क्लियर था स्टैंड कि भाई हमारी बात को स्वीकार कर लिया जाए, हम आपकी बात को मान लेंगे, अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है ना। अब यहां तक कि इतनी सारी घटनाएं होने के बाद, 1942 तक की घटनाएं होने के बाद कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि अब स्थिति एक लंबी बेहतर नहीं है, लंबी बेहतर स्थिति नहीं है, और द्वितीय विश्व युद्ध बिल्कुल करीब चल रहा था। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरम पर चल रहा था। 1945, थोड़ा समझिए, यहां तक की घटना ऐसा हुई दोस्तों कि 42 तक ये सब बात चल रही है, और 1945 में शिमला सम्मेलन भी होता है, आप सबको पता है। 1945 में जो 1939 से लेकर 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध की परिणति आप सबको पता है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंक दिया। अमेरिका ने जापान पर क्या कर दिया? जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। क्या गिरा दिया? परमाणु बम गिरा दिया, है ना। कहां पर? हिरोशिमा नागासाकी में। आप सबने पढ़ रखा है, हिरोशिमा नागासाकी में। हिरोशिमा में गिराया और फिर नागासाकी में गिराया। मतलब पहली बार दुनिया ने इस युद्ध में तबाही भी देख ली परमाणु बम की। लिटिल और फैटमैन, लिटिल बॉय और फैटमैन, दो परमाणु बम यहां पर गिराए गए। अब जैसे ही परमाणु बम गिराए गए दोस्तों, स्थितियां बहुत खराब हो गई। मतलब अंग्रेजों के ऊपर जो ब्रिटेन शासन कर रहा था, जो ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया था, किसने बनाया था? जो ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया था, इस ब्रिटेन के ऊपर दोस्तों अब दबाव आने लग गया। किसका दबाव आने लग गया? अमेरिका जैसे देशों का। किसका? अमेरिका का, रशिया का, बड़े बड़े देश ब्रिटेन पर गुलाम दबाव बनाने लग गए कि भैया तुम लोग क्या कर रहे हो भारतीयों के साथ, तुम लोग भारतीयों का शोषण कर रहे हो। पहले लोगों को नहीं पता था कि हम लोग का इतना लंबा शोषण चल रहा है। पहले ब्रिटेन पता क्या बोलता था? ब्रिटेन बोलता था कि हम लोग वहां पे उपनिवेश बनाए हैं, मतलब हम लोग व्यापार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। हम लोग भारतीय को शोषित थोड़ा कर रहे हैं। और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, बड़े बड़े हमारे जैसे सुभाष चंद्र बोस हिटलर से जाकर मिले हैं, जर्मनी की, मतलब हिटलर की हम सहायता लेने वाले थे, पर महात्मा गांधी ने हमें मना कर दिया। भाई महात्मा गांधी ने हिटलर की सहायता लेने से क्यों मना कर दिया? बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सर हिटलर आ जाता तो अपन तो 44 में ही आजाद हो जाते, 43 में ही आजाद हो जाते, अपन को 7-8 साल क्यों झेलना पड़ गया? समझिए महात्मा गांधी ने हिटलर के बारे में क्या कहा। महात्मा गांधी ने कहा, जब सुभाष बाबू ने कहा कि अपन क्या करते हैं, हिटलर की सहायता ले लेते हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा आज भारत अंग्रेजों का शोषित है, अंग्रेजों के शोषण को झेल रहा है। किसके? अंग्रेजों के शोषण को झेल रहा है। कल वही कार हिटलर करेगा, कल वही कार हिटलर करेगा। कौन करेगा? हिटलर करेगा। मतलब एक शोषणकारी शक्ति भारत से जाएगी तो दूसरा शोषण करने भारत में आ जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी ने सुभाष बाबू से कहा कि हम हिटलर की सहायता नहीं ले सकते कभी। इतिहास को समझने की कोशिश करिए, इतिहास की समीक्षा क्या है। हमने इसलिए कभी हिटलर की सहायता नहीं ली। हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? नाजी, है ना। हिटलर कहां का था? जर्मनी का, ध्यान रखिएगा। उसकी पार्टी का नाम था नाजी, पार्टी थी उसकी नाजी। एक लाइन में हिटलर के बारे में लिखे देता हूं, है ना, देख लेना। हिटलर, हिटलर कहां का था? जर्मनी। पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। कौन सी पार्टी बनाई थी? नाजी पार्टी बनाई थी। और इसकी ऑटोबायोग्राफी है माइक कीफ, माइक कीफ, कीफ मेरा संघर्ष, हिंदी में उसको बोलते हैं मेरा संघर्ष। इसकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इसकी आत्मकथा है। क्या ये? इसकी आत्मकथा है, इसकी हिटलर की। तो हिटलर के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। सुसाइड कर लेता है, गोली मार लेता है खुद को, है ना। क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है, क्योंकि आप सभी को पता है जर्मनी का बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत बुरा हाल। खत्म हो गया।
हिटलर खत्म, जर्मनी खत्म, कुछ बचा थोड़ा था। हिटलर ने तो शुरुआत की थी द्वितीय विश्व युद्ध की। जर्मनी के साथ एक संधि होती है, वर्सराय की संधि, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में, वर्सराय की संधि होती है जर्मनी के साथ। इतिहासकार है फ्रैंक, फ्रैंक कहते हैं इतिहासकार कि ये संधि नहीं बल्कि 20 वर्षों का युद्ध विराम है। क्या है? बल्कि ये संधि नहीं है बल्कि ये 20 वर्षों का युद्ध विराम है। इस तरीके से दोस्तों महात्मा गांधी ने ये बात कही थी किसके बारे में? हिटलर के बारे में। लिख लेना किसके बारे में? हिटलर के संदर्भ में। हिटलर के संदर्भ में किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही थी। ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ कि इस समय ब्रिटेन के ऊपर बहुत दबाव आने लगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि एक काम करो, भारतीयों को या तो आप आजाद करो, भारत को आजाद करो, या तो भारत में बेहतर शासन संभालो। पर दोस्तों भारतीय किसी भी हालत में सुनने को तैयार ही नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्हें यही आजादी मतलब आजादी, आजादी मतलब आजादी, हमें अब किसी भी प्रकार का कोई भी रोल कॉल चाहिए ही नहीं। अब दोस्तों अंग्रेज अपना फाइनल रणनीति करेंगे, अब अंतिम रणनीति चलेंगे यहां पर। अब वो भेजेंगे दोस्तों 1946 कैबिनेट मिशन। क्या भेजेंगे? अब वो भारत में अंग्रेज भेज रहे हैं 1946 का कैबिनेट मिशन, अंतिम मिशन है जिसके तहत हमारा संविधान सभा बनेगी, कैबिनेट मिशन। और दोस्तों अब हम कैबिनेट मिशन को पढ़ेंगे कल, और उससे जाने से पहले मैं आपको पूरा भी रिवीजन कराऊंगा फ्लैशबैक में हमने आज क्या पढ़ा। पहले मुझे ये बताओ यहां तक की घटनाएं कितने लोगों को प्रॉपर क्लियर हैं? कितने लोगों को प्रॉपर चीजें क्रिस्टल समझ में आ रही हैं, किसी भी डाउट बिना द्वंद के? कोई भी प्रश्न है तो एक बार आप मुझे फिर से पूछिए। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है। बिना हिस्ट्री को जाने हुए कैसे आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं? हाँ, बहुत लोग पढ़ते हैं, रटते हैं, वो पढ़ते थोड़ा रट रहे हैं, वो रट्टा तो होता है ना। 4 क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो बाहर हो जाएंगे एग्जाम में से। यहाँ एक एक नंबर से बच्चा बाहर हो रहा है, 4 क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाता है बेटा महिमा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा। रशिया पूरे विश्व में इनका प्रभुत्व था, कॉलोनीज बना के रखा है अमेरिका ने। रेलवे केजीएस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, सैटरडे सैटरडे का भी क्लासेस वहां ले लेते हैं, होती रहती है वहां पर, है ना। भारत शासन अधिनियम हिस्ट्री का टॉपिक, मेरा टॉपिक नहीं बेटा, है ना। वो हिस्ट्री वाले सर आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। भारत शासन अधिनियम 1909 पे को पहले समझिए। 1919 को समझने से पहले आपको 1909 समझना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं क्या? मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, जहां पर पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया था। 1919 को समझने से पहले आप 1909 को समझिए, और 1909 को समझने से पहले आपको बंगाल विभाजन जानना पड़ेगा, सूरत कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जानना पड़ेगा, जहां पे नरम दल गरम दल अलग होते हैं। बंगाल विभाजन जानना पड़ेगा, लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी जानना पड़ेगा, है ना। आजकल बच्चा क्या आ रहा है? आजकल बच्चा आ रहा है बेटा वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहा है, पीसीएस की, पर मेंटेलिटी है वनडे एग्जाम की। पूरा मत मानना, हकीकत तो यही चल रही है ना। आजकल बच्चे की जो मेंटेलिटी है ना, वो मेहनत करना चाहता है वनडे एग्जाम के जैसे, और एग्जाम में जो लेवल क्वेश्चन आते हैं ना पीसीएस लेवल के आ रहे हैं। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, कहां से होगा सिलेक्शन? 5-5 साल 6-6 साल प्री नहीं निकलना बच्चों का, क्यों निकलेगा जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है? घटनाओं को समझने की कोशिश करिए ना कि भाई 1905 में बंगाल विभाजन क्यों हुआ, क्यों घटनाएं घट रही हैं, क्यों 1909 का अधिनियम आया, मुस्लिम को अलग कर दिया गया पृथक निर्वाचन के माध्यम से, फिर 1919 में बचे हुए को अलग कर दिया, फिर साइमन कमीशन आ रहा है, फिर 1935 का एक्ट आ रहा है, फिर 1947 का भारत शासन अधिनियम में पढ़ाऊंगा आगे चल करके। यहाँ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं बच्चों के।
और कह रहे हैं कि बस एमपीपीएससी निकालना है सर 1 साल में। पहले आप घटनाओं को अब देखिए, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जब आपको हिस्ट्री वाले सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर आपको क्लियर होगा अच्छा ये घटनाएं सर ने पॉलिटी में बताई थी, तो फिर आप इंटरलिंक करेंगे, समझ गए ना, हिस्ट्री को पॉलिटी से, पॉलिटी को हिस्ट्री से। आई ना बात समझ में? जब तक आप इंटरलिंक सब्जेक्ट को नहीं कर पाएंगे तो सब्जेक्ट आपके लिए रटन तोता विद्या वाला रहेगा कि आपने जो रटा है, रटा रटाए पूछ लिया तो ठीक है, बाकी नहीं पूछा तो गलत कर देंगे। क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। इसलिए थोड़ा सा ना सब्जेक्ट पर अपनी एक विशेष पकड़ बनाइए, रुचि बनाइए। मैं बार बार आप लोगों से ही कहता हूं, केवल रटने के आधार पे मत बनाइए। रटने के लिए तो मैंने लिखवा दिया इतना, सब लिखा हुआ है। और ये जो मैं आपको अब जो मैंने ये फैक्ट बताए, ये सब समझने वाले फैक्ट हैं, ये सब आपको समझने वाले फैक्ट हैं। क्यों भाई 1929 का लाहौर अधिवेशन हो रहा है, पूर्ण स्वराज क्यों चाहिए? क्योंकि कल मैं आगे चलकर बताऊंगा कि 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्रता दिवस मनाया। तो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया? क्योंकि आज से 20 साल पहले लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था। समझ गए ना बात को? इतिहास इसलिए बहुत जरूरी है, बिना हिस्ट्री की पॉलिटी कैसे समझेंगे आप? है ना? बिना इतिहास का भूगोल भी नहीं समझ सकते, समझिए। अगर मराठा दक्षिण में महत्वपूर्ण है तो क्यों है? भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठा साउथ में क्यों इंपॉर्टेंट है? मराठा दक्षिण में ही कोई पूरी युद्ध को जीतते हैं, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां की। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी रिलेट कर रही है। कोई दिमाग लगाया कि मराठा साउथ में ही क्यों इंपॉर्टेंट है? मराठा दक्षिण में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण की ज्योग्राफिकल कंडीशन, पहाड़ी क्षेत्र, दरारी क्षेत्र है पूरा, मराठाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। गुरिल्ला पद्धति इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत में नहीं हो सकती वो, छिपकर वार करना। समझिए कभी, आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तो रिलेट कर रही है। इसलिए नेपोलियन क्या कहता है, अगर मुझे किसी देश का भूगोल पता चल जाए तो मैं उस देश का इतिहास बदल दूंगा। और यहां बच्चा बैठा मेंटलिटी वनडे एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो कह रहा है सर पीएससी करना है। अब यहाँ पे आज मेरी दूसरी क्लास है ना, कुछ विद्वान पूछ रहे होंगे सर कितनी क्लास होगी? 70। सुन लो पहले, आज दूसरी है, 68 बची हैं। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे कल। इसको नोट कर लीजिएगा, पीपीटी आप तक पहुंच जाएगी संविधान सभा की। इसकी थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए, लगे हाथों। संविधान सभा एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना विशेष रूप से संविधान के निर्माण या संशोधन के लिए की गई थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की, गरम दल के नेता थे। 1922 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में बात की। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने बात की। 1934 में एमएन राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम मांग की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात को स्वीकार तो किया, परंतु भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि युद्ध के बाद बोल रहे थे आप। फिर 1942 में कृष्ण मिशन आता है, जिसमें निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। कॉमा लगा के लिखा है, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान की मांग को नहीं किया गया था। अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, एकल सदस्य मतलब सिंगल बॉडी फ्रेम था यहां पर। ठीक है, तो पीडीएफ क्या है, केवल रिवीजन के लिए है। किसके लिए है? रिवीजन के लिए है। चलिए, एक बात को जान लेना, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं वो अनगिनत है। जो मैं यहां पर लिख रहा हूं उसमें आपको 1000 नए नए फैक्ट मिलेंगे जो पीडीएफ में नहीं है। इस बात को मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। स्टेटमेंट, ये वाले पॉइंट, ये सब आपको कहां मिलेंगे? यहां पर मिलेंगे। इसलिए नोट्स बनाना कंपलसरी है, मेरे साथ बनाते चलिएगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कहां पर आया मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब एग्जाम में आया है। आपको गंभीरता से सब चीजें लेते हुए चलनी है, किसका कौन सा स्टेटमेंट है, लिखते चलिए।
है ना, बस पढ़ते चलिए, सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।